में उर्दू स्पीकर्स हैं वो जेनेटिकली और इनकी हिस्टोरिकली स्टोरी क्या है। पार्टीशन जो है ब्रिटिश इंडिया में 1947 में उसने ट्रिगर किया, जिसे कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो अक्रॉस इंडिया और पाकिस्तान डिस्प्लेस हुए। टोटल रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में आए 51 तक, वो अराउंड 7.2 मिलियन थे इंडिया से। रेफ्यूजीज जो कराची में आए बाय 1951, उन्होंने क्या किया कि ये जो कराची का जो डेमोग्राफिक्स थी वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज कर दी। 57% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट्स की हो गई। इस स्पीकर्स ने जनरली जो है सिंध का डेमोग्राफिक, जैसे मैंने कहा, बहुत हद तक चेंज किया विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कराची जो है वो एपिसेंटर इनका बन गया, मगर जैसे पाकिस्तानी सिंधीज और उर्दू स्पीकर जो है वो कराची के, जिनके सैम्पल्स लिए गए मुख्तलिफ स्टडीज से, उनका मैंने कोट किया है सोर्सेज में। तो अगर आप इनकी ज़रा एनालिसिस देखें, जेनेटिक एनालिसिस देखें, तो यूपी मुस्लिम्स का आप देख सकते हैं ANI है, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, जो रेशियो है 55% तक है, और बाकी 45% तक मैक्सिमम जा सकता है। ये मैक्सिमम फिगर्स आप चार्ट में देख रहे हैं, अप टू 45% तक जा सकता है। आज ज़रा हम एक्सप्लोर करेंगे जो इंटरपॉइंट और मिली जुड़ी हुई स्टोरी है पार्टीशन की, माइग्रेशन की, और जो उर्दू स्पीकर्स आके सिंध में बसे 1947 में और 47 के बाद, उसके जो है हम DNA और जो जेनेटिक रिसर्च है उस बारे में क्या कहती है, उनकी स्टोरी किस तरह कुछ रिवील करती है। मैं थोड़ा आपके सामने रखूँगा हार्ड सेंसस डेटा, माइग्रेशन स्टैटिस्टिक्स और जो मॉडर्न जेनेटिक रिसर्च है, और इसकी मदद से हम एक बिग जो क्वेश्चन है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन, वो थोड़ा सा रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिंध में उर्दू स्पीकर्स हैं वो जेनेटिकली और इनकी हिस्टोरिकली स्टोरी क्या है। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं ज़रा एक शॉर्ट रिकैप से, ताकि ज़रा सीट सेट हो जाए। जैसे कि हम सबको पता है, पार्टीशन जो है ब्रिटिश इंडिया में 1947 में उसने ट्रिगर किया, जिसे कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। 14 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो अक्रॉस इंडिया और पाकिस्तान डिस्प्लेस हुए। सिंध जो है की पोर्ट सिटी थी कराची, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सेंट्रल डेस्टिनेशन बन गई माइग्रेंट्स के लिए, स्पेशली जो आ रहे थे नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया से। तो इसमें ज़रा, तो अगर हम ऑफिशियल कुछ फिगर्स देखें 1947 से 51 तक, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, गवर्नमेंट का सेंसस जो हुआ था 1951 में, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो टोटल रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में आए 51 तक, वो अराउंड 7.2 मिलियन थे इंडिया से। रेफ्यूजीज जो कराची में आए बाय 1951, उन्होंने क्या किया कि ये जो कराची का जो डेमोग्राफिक्स थी वो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हद तक चेंज कर दी। 57% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट्स की हो गई। इसी तरह हम जो है वो ट्रेंड जो देखते हैं वो सक्खर और हैदराबाद में भी देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 65% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेंट्स की हो गई थी बाय 1951। और ये ऑफिशियल फिगर, जैसे मैंने कहा, मैं आपको सेंसस के दे रहा हूँ 1951 के। ये जो माइग्रेंट्स हैं, जिन्हें बाद में हम मुहाजिर भी कहा गया, मोस्टली जैसे हमें पता है यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, बॉम्बे, गुजरात वगैरह से आए, और ये पंजाब से थोड़ा सा, जो वहाँ पे पंजाब में जो पॉपुलेशन का चेंज हो रहा था उससे काफ़ी हद तक डिफरेंट था। तो थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं डेमोग्राफिक्स में उर्दू स्पीकर्स के। और ये सेंसस मैप अगर हम देखें सिंध का अक्रॉस 1951, 1998 और 2017 का अगर मैं देखूं, तो ये इन उर्दू स्पीकर्स ने जनरली जो है सिंध का डेमोग्राफिक, जैसे मैंने कहा, बहुत हद तक चेंज किया विद इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कराची जो है वो एपिसेंटर इनका बन गया, मगर जैसे मैंने कहा कि हैदराबाद, सक्खर और इवन मीरपुर ख़ास जो है, उसने भी बहुत ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्ब किए माइग्रेट्स को। तो यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा 3 सिटीज़ का टिपिकली और 2 सिटीज़ का और सिंध का परसेंटेज अगर दूँ, तो ऑफिशियल अगर फिगर्स देखें 4 सेंसस है पाकिस्तान के, तो 51 में ऑलमोस्ट जो है वो सिंध में 12% उर्दू स्पीकर थे, मगर यही रेशो जो है ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 98 में 21% तक हो गई, और आज ऑलमोस्ट 18% आप कह सकते हैं ये जा रही है। कराची में ये फिगर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, ग्रेटर देन 15% हो गई थी, और अब ऑलमोस्ट 42% के करीब, 43% के करीब है, और हैदराबाद में भी ये ऑलमोस्ट यही हाल है। तो 51 से में उर्दू जो है वो लार्जेस्ट लैंग्वेज हो गई कराची में। मगर इनमें इसमें इंटरेस्टिंग बात, जैसे मैंने कहा, यही थी कि 10 ईयर्स अगो और इवन बिफोर पार्टीशन अगर जाए, तो उर्दू जो है वो सिंध में और स्पेशली कराची में वो लेस देन 2% बोली जाती थी। तो इतना सडन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फॉर सिंध में,
और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स आए, जिसकी वजह से क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए और कल्चरल क्लैशेस जिसे कह सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे अभी भी सिंध जो है वो रिकवर नहीं हुआ, इनफैक्ट वो काफ़ी ज़्यादा अभी उससे भी सफ़र करता है। तो अगर अब मैं ज़रा थोड़ा सा नज़र डालूँ थोड़ा जो जेनेटिक एनालिसिस पे इन लोगों की जो आए और ये क्या स्टोरी इनकी है जेनेटिक रिसर्च से, तो उसमें कुछ काफ़ी सोर्सेज स्टडीज़ मिली मुझे जो इसके बारे में बता रही थी इन डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में। यूपी मुस्लिम्स, गुजरात मुस्लिम्स, पाकिस्तानी सिंधीज़ और उर्दू स्पीकर जो है वो कराची के, जिनके सैम्पल्स लिए गए मुख्तलिफ स्टडीज़ से, उनका मैंने कोट किया है सोर्सेज में। तो अगर आप इनकी ज़रा एनालिसिस देखें, जेनेटिक एनालिसिस देखें, तो यूपी मुस्लिम्स का आप देख सकते हैं ANI है, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, जो रेशो है 55% तक है और बाकी 45% तक मैक्सिमम जा सकता है। ये मैक्सिमम फिगर्स आप चार्ट में देख रहे हैं, अप टू 45% तक जा सकता है। और स्टेप इंडो यूरोपियन जो है वो 15 to 20% जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में ये रेशो यूपी मुस्लिम्स में देखी गई है। और अगर जो लेटेस्ट स्टडीज़ हैं इन उर्दू स्पीकर्स की कराची स्पेसिफिकली, ये जो कराची सैम्पल्स की बेस पे अगर उनके रिसर्च देखे जाएं, तो आप देख रहे हैं इस टेबल में कि कितना eerily सिमिलर है विद यूपी मुस्लिम्स, 55 to 58%। और है मैक्सिमम उसमें ANI आ रही है, 42 to 45% ASI आ रही है, और वही रेशो मैक्सिमम 15 to 20% डिफरेंट सैम्पल्स में जो है वो स्टेप और इंडो यूरोपियन का आ रहा है। तो जो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें गुजरात मुस्लिम्स का और पाकिस्तानी सिंधीज़ का आप देख रहे हैं कि वो उससे थोड़ा सा फ़र्क लगता है कि जो इनका जेनेटिक मेकअप पाकिस्तानी सिंधीज़ का जेनेटिक मेकअप उसमें ह्यूमंगस डिफरेंस तो नहीं है, मगर थोड़ा सा इतना डिफरेंस है कि वो ग्रुपिंग उसकी की जा सकती है। तो इससे हम क्या अखेज कर सकते हैं या क्या डिड्यूस कर सकते हैं? तो जेनेटिकली स्पीकिंग उर्दू स्पीकर्स जो है वो सिंध में वो ओवरलैप करते हैं क्लोजली नॉर्थ इंडियन मुस्लिम से, स्पेशली उत्तर प्रदेश और बिहार के जो मुस्लिम्स हैं। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, बिकॉज हम सबको पता है कि वही ग्रुप जो है वो पार्टीशन के टाइम उन्होंने यहाँ पे माइग्रेशन की थी। और इसको अगर कंपेयर किया जाए नेटिव सिंधी से, तो ये जो ग्रुप है उर्दू स्पीकर्स का वो स्लाइटली लोअर जो है वो स्टेप इंडो यूरोपियन एंसेस्ट्री कैरी करता है, और स्लाइटली हायर जो है वो एशियन साउथ इंडियन जो है वो एंसेस्ट्री कैरी करता है। और ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, वही चीज़ के जैसे कि इनके इंडियन रूट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं इस एनालिसिस से। अब ये तो मैंने जनरल जो है वो पेश किया, ब्रॉड साउथ एशियन पॉपुलेशन का जेनेटिक एंसेस्ट्री कंपोनेंट्स पेश किए। हाँ, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं और पैटर्नल लीनिएजेस पे अगर हम जाएं, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ क्रेडिबल स्पेशली लास्ट 20 ईयर्स में देखी गई हैं। तो अगर हम वहाँ पे अगर जाएं तो जनरली जो अगर इनका यहाँ पे मैं चार्ट में आपको दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान में नॉर्मल पाकिस्तानी यानी कि मतलब नेटिव इस एरिया की पॉपुलेशन में जो डिफरेंट हैप्लो ग्रुप्स पैटर्नल नज़र आते हैं, जैसे R1A हो गया, R2L, ये रेशियोज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और यही ये यूपी बिहार और उर्दू स्पीकर स्पीकिंग मुस्लिम्स में कराची के उनकी थोड़ा सा सटल डिफरेंसेस आप देख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल R1A जो स्टेप इंडो आर्यन एंसेस्ट्री है, उसका रेशो जो है वो उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स में, उर्दू स्पीकिंग जो सिंधी हैं उनमें थोड़ा सा लोअर रेशो है। और जो स्पेशली जो क्यू हैप्लो ग्रुप है उसका रेशो तो बहुत कम है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये जो है वो फिर वंस अगेन रिफ्लेक्ट करता है और कंफर्म करता है प्राइमरीली इंडियन और नॉट सेंट्रल एशियन के जो कनेक्शन है। और ये मेक सेंस भी करता है बिकॉज इनका ओरिजिन जहाँ से था और वो जो माइग्रेशन है वो रिफ्लेक्ट होती है इसकी। और थोड़ी सी बहुत सी इंटरेस्टिंग एक बात अगर देखी जाए तो वो मेटर्नल लीनेजेस अगर देखी जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अगर एनालिसिस किया जाए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा जो इंडिजिनस जैसे कह लें अगर आप सिंध पॉपुलेशन और इन लोगों की इंडिया में ऐसे जो आए उनकी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब डिफरेंट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर आपको नज़र आते हैं। तो ये क्या स्टोरी अगर आपको चार्ट दे रहा है, ये दे रहा है स्टोरी कंटिन्यूटी की। और ये बता रहा है कि सिंधीज हों या उर्दू स्पीकर्स हों वो शेयर करते हैं ओवरवेलमिंगली सेम मेटर्नल लीनियजेस, यानी माँ की साइड से, मदर साइड से जो है वो साउथ एशियन लीनियजेस सेम है। डोमिनेटेड जो है वो हैप्लो ग्रुप है वो उसमें आता है नज़र हमें। और ये जिस तरह रेस्ट ऑफ साउथ एशियन जो हैं वो फैमिली टाइड हैं इंडिया पाकिस्तान के अपने जो लोकल लीनियजेस से ऑन द मदर साइड, उसी तरह ये ग्रुप भी वो टाइड है फैमिली मेटर्नल लीनियज से। तो अब ये अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज करें कि ये आइडेंटिटी के तौर पे व्हाट डज दिस मीन, तो ये एविडेंस जो है, जो नंबर्स मैंने दिए आपको स्टैट्स की सूरत में, माइग्रेशन के कंबाइंड के विद दिस डीएनए और कंपोनेंट एनालिसिस, हैप्लोग्रुप एनालिसिस, इससे
पता ये चलता है कि जो उर्दू स्पीकर्स हैं सिंध में, वो जेनेटिकली जो हैं वो इंडियन हैं और रीजन के, मगर इनकी लैंग्वेज, हिस्ट्री और माइग्रेशन जो है उसने इन्हें एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी है पाकिस्तान में। उसकी वजह से रश और एक बहुत ज़्यादा एक ही तरफ जो माइग्रेशन थी उसकी वजह से ऑब्वियसली कल्चरल और बहुत सोसाइटल इश्यूज तो आए, पॉलिटिकल इश्यूज भी इसे कह लें आए, विच वाज हम कभी इसको एक बारे में एक और दोबारा बात करेंगे, हाउ दिस वाज पॉलिटिकली मिस हैंडल और पॉलिटिकल मिस्टेक। मगर टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, इन लोगों का पैटर्नल डीएनए रिफ्लेक्ट करता है इनकी मिक्स एंसेस्ट्री, मगर बहुत ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं नॉर्थ और सेंट्रल इंडियन मुस्लिम से। मगर जो मैटरनल साइड पे जैसे मैंने कहा वो डीपली रूटेड है साउथ एशिया से। तो पार्टीशन ने जैसे स्टार्ट में मैंने कहा रीशेप किया सिंध की डेमोग्राफी को, बहुत ज़्यादा उसको पॉलिटिकल इश्यूज भी रहे, और जो डिसेंडेंट्स थे इंडियन मुस्लिम्स के, उन्होंने अब आज जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल बन गए हैं कराची की आइडेंटिटी में, हैदराबाद की आइडेंटिटी में और इंटर्न सिंध की आइडेंटिटी में। डीएनए ने भी कंफर्म किया है इनकी शेयर्ड रूट्स को, और जो है वो लैंग्वेज और पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे फिर कभी एक डिफरेंट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।